फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ लोगों ने तो अभी पढ़ना जस्ट शुरू ही किया होगा। अब क्या इतने लेस इफेक्टिव टाइम में ये पॉसिबल है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें? तो आज की इस वीडियो में हमारी यही बात होने वाली है कि कैसे आप कम टाइम के अंदर फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स के पेपर के लिए केवल 20 दिन बचे हुए हैं। अब मैं ऐसे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ हो और आपके दोस्तों का कॉल आता हो कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैंने तो रिवीजन भी चालू कर दिया, तुम्हारा क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसको देख के हो सकता है कि तुम्हें डीमोटिवेशन टाइप का फील होता हो कि सामने वाले का तो रिवीजन चालू हो गया और हमारा तो यहाँ तक सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आज कि कैसे आप इस कम टाइम के अंदर भी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, किन किन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस लगाने, पूरी स्ट्रेटेजी एक तरह से मैं बताने वाला हूँ। देखो, पहले मेरी बात को समझो। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि अभी तक तो तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि होता है आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, आप फिर हो सकता है आगे चल के नीट का एग्जाम दो, IIT जेईई मेंस का एग्जाम दो, तो हो सकता है कि दूसरे पेरेंट्स या फिर दूसरे मान के चलो बच्चे आपसे बोलेंगे कि अभी तक तो आपका सिलेबस हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो उसको देखो डीमोटिवेटेड फील नहीं होना है, क्योंकि ठीक है आपका समय खराब हो गया, अब वो किस वजह से हुआ मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब हो गया है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने समय खराब कर लिया है, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है। अरे पेपर के लिए कितने दिन बचे हैं? 15 से 20 दिन बचे हैं ना, देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप बस इतना बोलो कि हाँ मुझे अपने आप पे भरोसा है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अब एक बात समझो, अगर आप ये सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी की टॉपिक्स एक एक अच्छे से कर लूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लूं, सैंपल पेपर लगा लूं, मतलब मैं सब कुछ कर लूं, तो फिर रियलिटी में आप सिलेबस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, वही अगर पेपर के लिए 7 या 8 महीने बचे होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ लगाओ, जितना हो सकता है उतना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, अगर ऐसे में सब कुछ करने जाओगे तो रियलिटी में शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा, आखिरी तक भी सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि किन टॉपिक्स को आपको पहले टारगेट करना है ताकि आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर सको। देखो, जो जो पॉइंट्स बताऊंगा बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये आपके सामने चैप्टर लिखे हुए, मैं हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं। ये मैंने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया और मैंने नोटिस किया कि सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर से पूछता है। ऐसा नहीं है कि इस साल इस टॉपिक के इस साल कुछ अलग क्वेश्चन आए और इसके पिछले साल कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन अलग होंगे लेकिन जो टॉपिक होगा वो सिमिलर होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड की अगर बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो पहला टॉपिक जो इसके अंदर आपको ध्यान बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट फॉर्मूला वो तो आपको देखो अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अंदर के नोट्स आपको अच्छे से चाहिए, बिल्कुल। बट जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो जो टॉपिक में लिख रहा हूं आपको पहले इनसे न्यूमेरिकल लगाने। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अरिहंत का या फिर मान के चलो ओसवाल का सैंपल पेपर लेके बैठ जाएंगे, बस लगाना शुरू कर रहे हैं। अगर सिलेबस खत्म हो चुका है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो ये गलती मत करो। कूलम्ब्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो आपका मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जनरली वो ट्राइंगल वाला क्यूब वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो रहा है। फिर थर्ड टॉपिक जो है इसकी एप्लीकेशन के आपको ग्रुप भी आने चाहिए और इसके क्वेश्चंस भी आ रहे। तो ये पहला टॉपिक था, ये मतलब पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब मैं दूसरे चैप्टर की तरफ चलता हूं। दूसरे चैप्टर के अंदर ध्यान से देखना, सबसे पहला टॉपिक मैं जो कहूंगा जो आपको आना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये नहीं करना है कि इनकी डेफिनेशन रट के बैठ गए, ऐसा करोगे तो हो गया काम, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आती, जैसा मैंने पहले भी कहा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद फिर आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इनके क्वेश्चन करना। अगर टॉपिक आपने ये पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर दे रखा होता था, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, Q3, Q4। अब जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो हम जोड़े बनाते थे, पहले इनका जोड़ा, फिर इनका जोड़ा, इनका जोड़ा, ऐसे पेयर बना के लिखते थे। तीसरा टॉपिक जो मैं कहूंगा आपको अच्छे से आना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड।
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर किस तरह से चेंज होती है जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना सर कैपेसिटेंस वाली डेरिवेशन नहीं बताई, मैं भी मान रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। डेरिवेशन एक तरह से मानो कि आपके लिए फ्री बोनस रहता है, क्या करना है, आता है तो बस कर दो, यही तो है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर आपको कि किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। फिर आपका आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक देखने में आ रहा है शुरुआत में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन बार बार आपके देखे जा रहे हैं। एक सेकेंड। इसके बाद दूसरा टॉपिक देखो बच्चों, वो हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। और तीसरा टॉपिक जो है जिसे मैं मान के चलता हूं 100% इस क्वेश्चन आना ही आना है, किरचॉफ रूल। इन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन लगाने, सैंपल पर उम्मीद है आपने ले लिया होगा या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो आपको इन टॉपिक्स को क्या करना है, पहले टारगेट। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में देखना, देखो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। इसका तो फॉर्मूला भी पता होगा तुम लोग को, F इज टू क्यू बी बी वी साइन थीटा, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं कि जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो गई, उसका रेडियस हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसका टाइम पीरियड हो गया, तो उससे सवाल बहुत हद तक देखे जाते हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक में जो कहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपका देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आप इसी कैटेगरी में लिख लो। बाकी के टॉपिक्स में आपको बता देता हूं। तीसरा टॉपिक फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर, या फिर आप कंडक्टर वाला भी साथ में याद रख सकते हो, कंडक्टर के लिए फॉर्मूला पड़ा होगा BIL sin थीटा। तो ये 3-4 टॉपिक से बहुत हद तक क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए। आगे देखो, अब जब आगे चल रहे हैं तो हमारा चैप्टर आया मैग्नेटिज्म मैटर। बस 2 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं इसमें और कुछ नहीं। सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा वो है मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, याद करने वाला टॉपिक है। मैंने कहा था ना इस चैप्टर के लिए एक दिन काफी है, बस जो टॉपिक हुआ करता था वो सीबीएसई ने कब का डिलीट कर दिया, अर्थ मैग्नेटिज्म। और दूसरा केस आपको क्या करना है, बार मैग्नेट। इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशन तो देखो नहीं है, लेकिन बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां पर फॉर्मूले होंगे वो आपको याद रखने। अगला हमारा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले आपको लेंज लॉ आना चाहिए। अब लेंज लॉ में ये मत करना कि सर रूल याद कर लिया, बहुत बड़ी गलती है। आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान से निकालना आना चाहिए। सेकंड देखो फैराडे लॉ, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बहुत हद तक देखे जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक देख लो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें से भी आपके क्वेश्चन बहुत हद तक बनते हैं। एसी जनरेटर में इंक्लूड नहीं कर रहा है, एसी जनरेटर थ्योरेटिकल सवाल में ज्यादा पूछा जा रहा है, उसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा। पढ़े तो होगे, ये क्वेश्चन होती थी अगर ध्यान आ रही हो, E=E0 sin ωt, बस इसी की बात हो रही। आगे देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट में आप फिक्स क्वेश्चन मान लो कि आपका ट्रांसफार्मर से आ नहीं है, हो सकता है ट्रांसफार्मर की पूरी वर्किंग लिखने को आ जाए, बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा आ जाएगा, बट कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। न्यूमेरिक हो सकता है कि आपसे
ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल बताओ ट्रांसफार्मर का क्या है, फिर आपसे डायग्राम पूछ लें या वर्किंग पूछ लें, और हो सकता है 2 नंबर में इसका न्यूमेरिकल पकड़ा दें, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। फिर आपकी पावर एंड एसी सर्किट, ये देखो काफी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, इसको अच्छे से कर लेना। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डेरिवेशन ऐसे है नहीं, फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है। तीसरा देख लो आपका एलसीआर सीरीज सर्किट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बस 2 टॉपिक कर लेना इसके अंदर, मेरे कहने पे बस 2 टॉपिक कर लेना। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, छोटा सा टॉपिक है, और एक आपका क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के क्या कर लेना, यूजेस कर लेना। ठीक है, पहली वक्त तो देखो हमने खत्म कर दी, बस जैसे हम खत्म कर रहे हैं ऐसे ही तुम लोग खत्म कर लेना। रे ऑप्टिक्स, इसमें है बवाल, ये चैप्टर में इसलिए बोल रहा हूं बवाल है क्योंकि बहुत बड़ा है, सच में बता रहा हूं। अगर चैप्टर को करने गए पूरा पेपर के आखिरी तक बस ये चैप्टर कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सर क्या करें, तो बस जो बोल रहे हैं वही कर लो। देखो उसमें रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आप मिरर फॉर्मूला कर लेना, ठीक है, उसका प्रूफ पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। फिर आ गया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में कंफर्म टॉपिक है जो आपका बार बार देखने को मिल रहा है, टीआईआर। क्या है टीआईआर, उसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर। टीआईआर के बाद ध्यान रखना जो आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, प्रिज्म वाला, प्रिज्म से भी आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तीसरा जो मैं कहूंगा आपको अच्छे से कर लेना है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ध्यान रखना। और एक टॉपिक अगर आप चाहो तो और इंक्लूड कर लो मेरे कहने पे, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला का प्रूफ आप बहुत अच्छे से करिएगा और इसके क्वेश्चन भी लगाइएगा, ये भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। वेव ऑप्टिक्स की बात कर लें। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में मैं कहूंगा कि 3 ही टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और चैप्टर एक्चुअल में पूरा खत्म हो जाता है इसमें। देखो एक तो इंटरफेरेंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, इंटरफेरेंस देखो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि 80% चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा इंटरफेरेंस पे। फिर आपसे क्या बोला जा सकता है कि वेव थ्योरी के बेस पे, वेव थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके देखो। ये प्रूफ आ रहा है, हो सकता है दोनों प्रूफ आ जाए, हो सकता है कोई एक आ जाए, बट ये प्रूफ आ रहा है, ध्यान रखना। हाइजेंस प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक का इंटरफेरेंस को हो सके जितना अच्छे से करना, हाइजेंस प्रिंसिपल और ये प्रूफ, बस देखो ये चैप्टर भी हो गया। डिफ्रैक्शन को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिफ्रैक्शन है चैप्टर के अंदर, निकल डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन कम देखे जा रहे हैं, इंटरफेरेंस से चांस ज्यादा। फिर अगला आ गया हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ये चैप्टर ग्राफ के लिए लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके साथ उसके जो ग्राफ है उसको ध्यान से करिएगा कि कैसे स्टॉपिक पोटेंशियल के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, करंट और इंटेंसिटी का क्या लेना देना है, फ्रीक्वेंसी का कैसे पर काइनेटिक एनर्जी पड़ता है, तो ये पूरे ग्राफ दे रखे होंगे। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन है मैं इक्वेशन लिख के आपको यहां बता देता हूं। इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इससे न्यूमेरिकल भी आपके बन सकते हैं, बट ज्यादातर चांस मैं कहूंगा ग्राफ का है। पिछले साल भी ग्राफ से क्वेश्चन आया और हर बार इसी से दिखता है। फिर आप वेव नेचर ऑफ मैटर, ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है चैप्टर के अंदर, उसको भी देख लेना। बट मैं फिर भी कहूंगा ग्राफ 70% चांस है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है लेकिन एक आध नंबर। फिर आपका आ गया एटम चैप्टर। अब एटम चैप्टर में आप ध्यान से देखिए, 2 ही टॉपिक आपको करने, एक तो आप बोर मॉडल को कर लीजिए। अब बोर मॉडल में आपसे पोस्टुलेट नहीं पूछे जाएंगे, चैप्टर की देखिए वेटेज कम है, 4 नंबर का आना है चैप्टर से, बहुत ज्यादा का नहीं आना।
पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ना तो उसमें से कोई प्रूफ आ रहा है, हो सकता है रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, स्पेक्ट्रल लाइंस पे आ जाए। तो आपको क्वेश्चंस पर टारगेट करना है। पहले बोर मॉडल पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। थ्योरी के भरोसे मत बैठिए, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। बोर मॉडल के बाद फिर आप रदरफोर्ड को भी देख के जाइएगा। रदरफोर्ड में भी जैसा मैं कहूंगा कि देखो, रदरफोर्ड 9th क्लास में था, तो अब ये मत सोचना कि अभी लिखने को आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख के बता दो। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और एक टॉपिक और था, बस वो मुझे थोड़ा करंटली याद नहीं आ रहा। हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये 2 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लो। फिर बात कर लेते हैं न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर की। अब देखो, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है बेसिकली वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में बना हुआ है, और वो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकता है। हो सकता है वो पूरा ग्राफ बनाने को आ जाए, हो सकता है आपसे ये पूछ लें उस ग्राफ में सबसे हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मैं कहूंगा कि आप न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा पढ़ जाइए, इससे सवाल बन सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से भी बन सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप जरूर करके जाइए। और फिर हमारा आ गया फाइनली क्या, सेमीकंडक्टर। अब देखो, इतना छोटा चैप्टर है कि इंपॉर्टेंट बताना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, पूरा थियोरेटिकल है। एक दिन बैठ गया, चलो 2 दिन मान लो, 2 दिन भी अगर बैठ गया तो पूरा चैप्टर खत्म है कि बार। कॉन्सेप्ट है ही नहीं इतने ज्यादा। फिर भी मैं बता देता हूं, तुम लोगों का भरोसा नहीं है। आप NO-P टाइप सेमीकंडक्टर कर लो सबसे पहले। इनके बीच आपको ये पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अभी आया था, मैंने एक किसी के प्री बोर्ड में देखा था कि N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो उसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, P टाइप बनता है तो कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो जो सवाल आ रहे हैं सीधे सीधे आ रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि आप रेक्टिफायर जरूर अच्छे से कर जाइए, फुल और हाफ दोनों। क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिवाइस। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन टॉपिक्स को मैंने बताया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक्स को पहले कीजिए। अगर इन टॉपिक्स को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर चला जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सिलेबस खत्म कर लिया है। दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर अभी ध्यान मत दीजिए, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। देखो, मुझ पर करो ना करो, किसी और पे करो ना करो, दोस्त पे ना करो, खुद पे जरूर करो। मैं ये कहने का काम कर रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन में, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम आ गए और 20 दिन बचे हैं, तो किसी का सिलेबस नहीं हुआ और किसी का, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में से अगर कोई किसी को बाहर निकाल सकता है तो वो तुम खुद ही। ठीक है, मैं हो गया या पेरेंट्स हो गए, ये सब तो बस देखो गाइडेंस ही दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। जो भी हेल्प आपको चाहिए आप बताइए, मैं आपको कमेंट में जरूर उसको सॉल्व करने का काम करूंगा। थैंक यू।